नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक आईटी कंपनी को। आईटी कंपनी इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों तक अपने नाम कमाती है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनी की लिस्ट में आती है। इसमें एक नामचीन चेहरा है इन्फोसिस का। जो कामकाज देखा जाए कंपनी को लेकर के आईटी में एक बड़ी दिग्गज कंपनी के तौर पे है, और इसका चाहे वो ए आई बेस आजकल नया जनरेशन की बात किया जाए या ए आई बेस्ड लर्निंग की बात किया जाए, बाकी सारे अपॉर्चुनिटी को देखा जाए, तो ये अच्छी खासी ग्लोबली नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड कंसल्टिंग का कामकाज करती नजर आती है। और कहती है जो ग्लोबल लीडर पे कंपनी लीडरशिप, ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप के तौर पे उभरती नजर आई है और लगातार बढ़ती नजर आती है। जहां पे कंपनी कहती है कि करीब 56 कंट्री में इनका कारोबार है, और यूएस डॉलर की बात करें तो 18.8 बिलियन का करीब करीब रिवेन्यू की बात किया जा रहा है, जो वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन शेयर करके रखा है। आज इसी कड़ी में हम एक एक पहलू को पलटेंगे, समझेंगे, एक एक पन्ने को देखेंगे, आखिर इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट को लेकर के, क्या ग्रोथ लेवल कहती है, क्या पोटेंशियल्स कहती है। हम हर एक कड़ी की तरफ समझने की प्रयास करेंगे। भले ही हम लोगों ने देखा कि मार्केट में कई बार कुछ चीज़ें गिरती नज़र आ जाती है, और गिरती हुई क्रम में ये देखा गया कि इसका जो टोटल हम इन परतों को देखें तो शायद कह सकते हैं कि 4-5% की गिरावट हुई थी। लेकिन गिरावट का मूल क्या निकल के आई, उस पर ज़रा चर्चा करने के प्रयास करते हैं। चलिए जानने की प्रयास करते हैं इसके फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड की तरफ, जहां पे भले ही मार्केट 2-4% गिरता हो, 2-4% चलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कई बार ये मार्केट की सिंपल स्ट्रेटजी है, चलना बोलना, प्रॉफिट बुकिंग सबको चाहिए। बुक वैल्यू है 218 का। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में किया जाए तो कहते हैं 1000 से ज़्यादा का है, अर्थात इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि 500% से नियरली आसपास। अब सवाल आता है कि जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां हों उसका पीई एज पर द अर्निंग पर शेयर 33x का भीड़ कहता है, तो यहाँ पे भीड़ अभी उस लेवल पे 10% से कम का आंकड़ा निकल के, और ये 10% की आंकड़ा यदि कम है तो यहाँ से 10% यदि मार्केट मूव करती है तो मार्केट कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। नियरली 2000 से ऊपर के लिए रेस क्या बनाएगी, अपनी रेजिस्टेंस बनाने के लिए तैयार हो सकती है। फिलहाल हम इसके देखा है तो आरओसी और आरओबी अच्छी खासी ग्रोथ लेवल की बात, यूटिलाइजेशन की बात। फेस वैल्यू 5 रुपये के अकॉर्डिंग देखा है तो करीब 64 रुपये के आसपास की अर्निंग करता है, जो काफ़ी बेटर है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, लेकिन इसको कई बार कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया था कि भाई प्रमोटर है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी क्या है, जो मैनेजमेंट है वो अच्छी परफॉर्मेंस करती रहे, तो यही अच्छी कामना होती है एक निवेशक को लेकर के, एक कंपनी की कारोबार को। जहां कर्ज को लेकर कहते 0.10 का, और करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज़्यादा है 2.19 का। हम इन डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक ठाक रहा है। हम इन सभी पहलुओं के ऊपर क्या करने वाले हैं, रिस्क टू रिकंसिलेशंस, रिस्क टू रिवार्ड एंड एज वेल एज द रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, क्योंकि रिस्क हमने हर जगह रखा है, क्योंकि कारोबार भी है तो रिस्क तो है। जहां पे ये देखा जाता है कि कंपनी कहती है जो इंडियाज़ के जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया में टीसीएस के बाद दूसरा नंबर इन्फोसिस का ही दायर होता है। अब यहाँ पे कुछ सेंटिमेंट की हम बात कर लेते हैं पहली नज़र, और अक्सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में भी, सवाल होती है कि अच्छा ऐसा क्या हुआ, कैसे एक्सपेक्टेशन किया जाए। यहाँ पे देखा गया कि एक लंबी गिरावट हो गई। लंबी गिरावट का मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन को देखेंगे तो लगे अच्छा इतनी बड़ी गिरावट हो गई, लेकिन पूरे के पूरे एक महीने में न्यूट्रल के आसपास रहा, 1% ही गिरा जहां से स्टार्ट हुआ था। नियरली यदि 6 महीने के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी ऊंचाइयों पे गया, और कई बार मार्केट में इस तरह के क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होता है। मैं कभी मार्केट को क्रैश नहीं कहता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग के पार्ट्स ऑफ व्यू से कहता हूँ, क्योंकि एक खरीदने वाले एक बेचने वाले हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तभी तो ट्रेडिंग सिस्टम चलती रहती है। इनके लिए पहले हम फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। इसमें हुआ क्या, इन्फोसिस का रिजल्ट आया
रिजल्ट को लेकर के क्या क्या शेयर में ड्रॉप हो गया, क्या रिजल्ट को लेकर के डिसअपॉइंट हुआ था मार्केट को लेकर के, इनकी रिवेन्यू सोर्स उस लेवल पे नहीं बढ़ी जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, इसके वजह से मार्केट ने क्या किया, प्रॉफिट कट कर दिया। चलिए इन कड़ी को जरा समझने के प्रयास करते हैं। सितंबर तक की डेटा जो सामने आया उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उतना लेवल पर सेल्स रिवेन्यू ग्रोथ नहीं किया, इसकी वजह से बाकी सारे एक्सपेक्टेशन में गिरावट दर्ज करती। ईयरली बेसिस की डेटा की आज भी हम चर्चा करें 2024 तक की आंकड़ा में तो लगातार ऊंचाइयों में टच करने में कामयाबी हासिल करती है, लेकिन जो रिवेन्यू सोर्स इंक्रीज जैसे हम देखते हैं ना कई बार 10%, 20%, 30% की जंप, वैसा नहीं है, 1-2% के आसपास की। मतलब जो इनके पास समझ में आती है, जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट सस्टेनेबिलिटी के साथ इनके साथ बने हुए हैं और उनसे इनके पास एक फिक्स इनकम सोर्स जनरेट होती नजर आती है। इसको हम आमतौर की भाषा में कहते हैं रिटेनरशिप। जो बड़ी बड़ी टेंडर्स होती है या बड़ी जो कारोबार है उसको एक क्लाइंट्स मिल गया और क्लाइंट से बेस पे इनको लगातार रेवेन्यू जनरेट होती रहती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी को क्वार्टरली बेसिस सितंबर तक में तो 40,000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू जनरेट करती है, बट परसेंटेज ऑफ थोड़ा सा कम आंकड़ा लिखा निकल के आती है। कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 24% के आसपास की रही है, जो कि पिछले पीरियड से नियर अबाउट सेम था, उसमें कोई भी गैप अप की बात नहीं करती। जबकि कंपनी में यदि ये देखा गया नेट प्रॉफिट को लेकर तो अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट किया है, अदर सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा है, इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी नहीं रहा है, जो एक बिल्कुल एडजस्टेबल वाली प्राइस निकल के आती है। ईयरली बेसिस की डेटा जब हम 12 महीने के डेटा को देखें तो शायद कह सकते हैं कि 1,57,000 करोड़ के आसपास की टोटल रेवेन्यू रही, और ईयरली 12 महीने के डेटा बेसिस में अभी तक का जो इनका परफॉर्मेंस रहा लास्ट 12 महीने के वो सबसे बेटर निकल के आई। भले ही स्टॉक 1-2% गिरावट करे, 4% गिरावट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी अपनी कारोबार इस लेवल से करती है और कंपनी के कारोबार के पीछे स्टॉक की कारोबार कोई और करता है, क्योंकि कंपनी का कारोबार है एट रिलेटेड कामकाज करना, उनका काम है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे क्या कहती है करीब अच्छी खासी ग्रो लेवल बनाई है, तो क्या रिस्क भी था कंपनी को लेकर? तो अभी तक तो वैसे रिस्क की कोई बात नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे यदि हम चर्चा करें बैलेंस शीट के फिगर को तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी में जो क्या हुआ, तो लोन उतना ज़्यादा नहीं बना, लेकिन तब भी 500 करोड़ के आसपास का उन्होंने लोन लिया है, और लोन लेने के बाद इनकी फिक्स एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला, लेकिन इन्वेस्टमेंट की पार्ट में गिरावट दर्ज करती है कंपेरिजन विद द बाकी एस्पेक्ट्स। और जो रिस्क की बात किया जाता है वो रिस्क करीब करीब 32,000 करोड़ की रिस्क की बात यहाँ पे इनका डेटर्स पड़ा हुआ था लास्ट 12 महीने सितंबर तक के डेटा की बात किया जाए तो। और आज लास्ट 12 महीने के यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो कह सकते हैं कि 32,000 करोड़ का उधार था और 26,000 करोड़ का इनके पास पैसा हाथ में आया। अर्थात समझ में आया कि अभी भी जिनके 6,000 करोड़ के आसपास मार्केट में उधार लगे हुए पड़े हुए हैं, जो कि इनके पास पैसे आने वाला है, जो कि टाइम फ्रेम सितंबर का तो नहीं दिया है, तो 72 दिन के लिए 3 महीने मान लेते हैं रिस्क फैक्टर के। और ऐसा लगता है कि जो रिवेन्यू सोर्स बढ़ा है इसमें इनके पास रिटेनरशिप क्लाइंट की ज़्यादा तादाद कहती है, जहाँ रिटेनरशिप में बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होता है। द टाइम फ्रेम 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उनकी जो टर्म कंडीशन होती है वो उसमें चेंज होती है। इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग की बात करती है कि लायबिलिटी भले ही 2% गिरावट दर्ज करती हो, लेकिन अपने एसेट्स में इंक्रीज करती हुई दिखा रही है। अब कुछ सेंटिमेंटल के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट पार्ट को देखिए। मैं यहाँ पे जब से आप चार्ट को देख रहे थे तो चार्ट के देखने में क्या लग रहा था कि मार्केट में कुछ तो बड़ी हुई थी ना, मार्केट में यहाँ से लेकर के आज की सिचुएशन में कितनी बड़ी डिमांड थी, क्योंकि वही स्टॉक की प्राइस क्योंकि जो पहले था वो आज बढ़ के इतना हो गया। मतलब न्यू प्लेयर मार्केट में लगातार आ रहे हैं, कई बार कुछ जाते भी हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि कई बार यहाँ पे देखा गया यहाँ पे मार्केट में कुछ पुराने प्लेयर निकल गए, कुछ नए प्लेयर एंटर कर गए, ऐसा ही डेटा की बात कर रही है। जहाँ एफआई और डीआई बिल्कुल अपनी पोजीशन से छोड़ने को तैयार नहीं है, नियर अबाउट उतना ही पोजीशन रखा है, जबकि डीआई ने पूरा सा पोजीशन को इंक्रीज किया है कंपेरिजन विद द जून पीरियड से, और आम पब्लिक के पास से जो शिफ्ट था वो शिफ्ट करके चला गया उन लोगों के पास। अर्थात कंपनी में जो कहते हैं ना बुल, जो बायर साइड इज अ बुल, तो बायर साइड लगातार बुल है,
भले ही मार्केट गिरता है तो क्या लगता है कि ये जो डीआई है वो बेच के निकल जाएगा, उनको लगता है, जिसमें एलआईसी की सबसे ज़्यादा भूमिका जो 11% की नियरली होल्ड करती है इसमें, और 25 लाख से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, जो डेटा यहाँ पे कहती है। कुछ और अपडेट की तरफ हम ध्यान देंगे तो उससे पहले एक नज़र डालिए इनकी हम फाइनेंशियल्स की बैलेंस शीट की पार्ट को, और बैलेंस शीट की पार्ट इनके बारे में क्या कहती है। तो बैलेंस शीट की पार्ट यदि देखेंगे तो वो क्वार्टरली बेसिस में, तो सितंबर तक का जो डेटा निकल के आया हाफ ईयरली डेटा में, तो वहाँ पे पूरा सा ऐसा डेटा हमारे सामने देखा कि कई बार कुछ चीज़ें बढ़ती भी है और उसके डबल उनका असेट्स बढ़ती नज़र आती है, जो इनकी अच्छी बात की। अब सवाल आता है कि वह ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रो लेवल क्या कहते हैं। तो सेल्स लगातार बढ़ी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ी जैसे हम एक आमतौर के देखते हैं, जहाँ पे सिंपल बात करें, जो चाहे वो नूडल्स बेचने वाली या पिज्ज़ा बेचने वाली कंपनी का होता हो, ऐसा नहीं बढ़ा है। लेकिन रिटर्नरशिप के तौर पे इनके अलावा प्रॉफिट भी बढ़ी है, वो भी बढ़ा है, स्टॉक प्राइस सीजर भी लगातार उसी लेवल पे बढ़ा है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी उनको लगातार बैकअप दे रही है एज पर द कंपेयरिंग विद द CAGR की भी। मतलब कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, भले कंपनी का कारोबार में कई बार कुछ दिक्कतें का सामना होता है, नियर अबाउट द सेम प्राइस के आसपास होती है। मेंटेन हेल्दी डिविडेंड की बात करी और उतना बड़ा प्रमोटर्स की होल्डिंग लेकर डिमेरिट की बात करते, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल गया है जो भाई प्रमोटर अपनी पोजीशन से धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं और धीरे धीरे शिफ्ट कहाँ पे चली जाती है, आम पब्लिक के पास, जिसमें जबकि अल्टीमेट जो प्रमोटर होते हैं वो उस कंपनी में लगे रहते हैं। जबकि कंपनी ने कहा कि हम एक्विजिशन भी कर रहे हैं, एक्विजिशन को लेकर के डिविडेंड को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया था। कॉर्पोरेट एक्शन में देखा है तो इंटरम डिविडेंड उन्होंने 21 रुपये के आसपास का अभी 29/10 को इनका एक्स डेट रखा गया है, जहां पे जो निवेशक होंगे उनको मिलेगा, और इन्हें मई के अंदर भी उन्होंने 20 रुपये का डिविडेंड अपने निवेशकों को दिया था। मतलब यहाँ पे निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलता नजर आता है, जबकि पीयर्स में देखेंगे तो TCS, इन्फोसिस, CLB, प्रो, L&T एज माइंट्रीज जैसे कंपनी शामिल है। इन सभी कंपनियों के कंपैरिजन करके देखें तो CS शायद नियर अबाउट द सेम ही भीड़ कहता है। यदि थोड़ा सा और भीड़ बढ़ता है एज पर द TCS तो मार्केट थोड़ा सा और उछल के जाएगा, जो कि एवरेज के हिसाब से 2000 से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी बनाती नजर। अब कुछ एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो कंपनी की यदि हम स्टैंड लोन डेटा की तरफ देखें तो कंपनी का स्टैंड लोन डेटा में क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि देखने को मिला, नेट प्रॉफिट मार्जिन में पिछले पीरियड से वृद्धि देखने को मिला। तो केवल और केवल हम ये एक्सपेक्टेशन ना ले जाए अच्छा पिछले साल तो ऐसा था और इस साल ऐसा हो गया, तो पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करना चाहिए कई बार। इसीलिए इसको कुछ पहलू पे जरूर ध्यान देना चाहिए, केवल केवल ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं, केवल केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कुछ लर्निंग पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए कंपनी को। दोस्तों, हम किसी के स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, ओनली एज लर्निंग पॉइंट। यदि वीडियोज आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कुछ गोल्डन रूल की तरफ डिस्कस करते हैं, जहाँ पे एज ऑन मार्केट रिस्क के बेसिस पे पिछले 1 सालों में करीब 31% की उछाल दिया, और यहाँ पे काफ़ी दिनों तक मार्केट ने डीप लगाई इस पीरियड के अंदर, लेकिन जब ही मार्केट ने चलना चालू किया तो एक लंबी उछाल। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या जो लोग यहाँ पे बेच रहे थे कोई ना कोई खरीद रहा था, कि मार्केट एक खरीदता एक बेचता ऐसे चलता है। अब जिनको यहाँ पे आकर के मिली और वो तो वहाँ से मल्टी बैगर बन गए, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिचुएशन को जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर के तो मार्केट में नुकसान का सौदा हो गया। इसके लिए दोस्तों एक गोल्डन रूल को हमेशा जानना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक डिसिप्लिन जब तक मेंटेन नहीं होती है ना, वो कहावत है ना, प्रॉफिट घर वापसी नहीं आती है। इसीलिए कुछ गोल्डन रूल को समझना जरूरी है, चाहे हम आज की डेटा की बात करें या 6 महीने की डेटा के बेसिक की बात करें, तो समझ में आती है कि जब भी हमने लिया, जिस भी प्राइस पे लिया, मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आपने बॉटम पे लिया कि पिक पे लिया कि कहाँ पे लिया, जब भी जिस प्राइस पे लिया उसको बॉटम मानते हैं, और बॉटम की आसपास के जो प्राइसेस है उसके बाद आपको एक रिस्क फैक्टर समझना पड़ेगा। इसके लिए कहते हैं एशेल, और
साथ में एक्सपेक्टेशन को कहते हैं प्रॉफिट, और नियर अबाउट जब प्रॉफिट के आवाज आज तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए और एसएल को मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जिसमें कि टर्म प्लस ग्रो दोनों को कंबाइंड करके देखेंगे तो एक डिसीजंस मेकिंग होता है, और डिसिप्लिन के साथ यदि डिसीजन लेते हैं टाइम टू टाइम तो मोस्टली मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट तो वापस आ ही जाता है, साथ में आपके रिटर्न तो बनते ही बनते नजर आते हैं। यदि इसको कंपेयर किया जाए इसके सेक्टर वाइज से, आईटी टेक सेक्टर से या टेक सेक्टर से, तो इस कंपनी में पिछले 10 सालों के दौरान में 200-300% के आसपास जंप दिया। ऑन एवरेज कंपनी ने जंप दिया है, लेकिन उतने लेवल पे जंप नहीं दिया जो किसी अदर सेक्टर में परफॉर्मेंस हमने देखा होगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए, चाहे बीएससी आईटी टेक सेक्टर की बात करें, टेक सेक्टर की बात करें, तो नियर अबाउट द सेक्टर परफॉर्मेंस इज द परफॉर्मेंस स्टेबल। और क्या लगता है कि अब आने वाले समय में आईटी सेक्टर दोबारा बूस्ट होने के कगार पे है, जहाँ पे हमने देखा है इसको लेकर यहाँ वॉल्यूम भी आती है, मार्केट भी बूस्ट करती है और अपनी ब्रेक आउट को रिकॉर्ड के साथ पर निकल जाती है। अभी इन्होंने चर्चा कर रहा था इन्फोसिस को लेकर के दोस्तों, और जान मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।